पिछले 10 साल में बीजेपी देश को गर्त की तरफ ले जा रही है, देश को पूंजीवाद की तरफ ले जा रही है, देश को मनुवाद की तरफ ले जा रही है, देश को सामंतवाद की तरफ ले जा रही है और देश को इन सामंतियों से बचाने के लिए ईवीएम के खिलाफ रण करना बहुत जरूरी है। कितना ही संघर्ष कर लो, कितनी ही जनता के मुद्दे उठा लो, हरियाणा चुनाव देखो, महाराष्ट्र चुनाव देखो, लोकसभा का चुनाव देखो, कहीं भी मोदी जी के सभाओं में भीड़ नहीं थी। मोदी जी का नाम लेने वाला कोई नहीं था, बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं था। ऐसी ऐसी जगह बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत रही है, तो ये ईवीएम की साजिश नहीं है तो और क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक और हमारे साथ तीन मेहमान शामिल हैं, बिल्कुल बराबर में। प्रोफेसर रमनेश यादव, हमारे सहयोगी शादाब रिजवी, और इधर ईवीएम के स्पेशलिस्ट इंजीनियर उत्तम सिंह जी। विदेश में काम करते हैं, यहाँ काम नहीं करते हैं। बहुत अच्छा काम धाम है और ईवीएम के बारे में इनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है साहब। धन्यवाद जी। स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल अरुणेश यादव जी, आते आते ईवीएम पे ही आ गए। जो सवाल और चीजों पे उठ रहे थे, अब फाइनली ईवीएम पे ही सवाल उठने लगा। देश के लिए सबसे जरूरी क्या है? देश की जनता। देश की जनता के लिए सबसे जरूरी क्या है? लोकतंत्र का बचना। और लोकतंत्र के लिए खतरा क्या है? ईवीएम। तो आज की तारीख में जो सबसे अहम मुद्दा है वो ईवीएम है और होना भी चाहिए। और पूरे विपक्ष ने, सबसे अच्छी बात ये देखिए, संपूर्ण विपक्ष ने पूरी संजीदगी के साथ और पूरी ही गंभीरता के साथ ईवीएम को अहम मुद्दा बना लिया है। खुद कांग्रेस के, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने आज रामलीला मैदान पे बिगुल फूंक दिया है। संविधान दिवस पे भी उन्होंने इस बात को कही है कि सिर्फ बोलना नहीं है, करना भी है। जैसे भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसी तरीके से ईवीएम हटाओ यात्रा होगी। और सिर्फ ललकार का प्रति उत्तर देख लीजिए। अब चुनाव आयोग हमारी बात सुनने को तैयार है, हमसे मिलने को तैयार है। तो हमारे दर्शक समझ लें कि अब रास्ता ज्यादा दूर नहीं है। एक बार अगर संपूर्ण इंडिया गठबंधन ईवीएम के खिलाफ पूरे भारत की यात्रा कर ले, समय जरूर लगेगा, 1 साल का, 1.5 साल का, लेकिन मुझे लग रहा है ये ईवीएम जड़ से खत्म हो जाएगी, डेमोक्रेसी बच जाएगी, देश बच जाएगा, देश के नागरिक बच जाएंगे, हमारी आने वाली नस्लें बच जाएंगी। सबसे अहम बात यह है कि आने वाली नस्लों को हम क्या देंगे? हमारे पूर्वज जो इतना संघर्ष करके देश को जिन्होंने आजाद कराया, देश में संविधान लगा, देश में न्यायपालिका आई, देश में विधायिका आई और तमाम तरह की व्यवस्था बनी, देश का एक ढांचा अच्छा बना। अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हम इंडियन हैं, भारतीय हैं। लेकिन पिछले 10 साल में बीजेपी देश को गर्त की तरफ ले जा रही है, देश को पूंजीवाद की तरफ ले जा रही है, देश को मनुवाद की तरफ ले जा रही है, देश को सामंतवाद की तरफ ले जा रही है। और देश को इन सामंतियों से बचाने के लिए ईवीएम के खिलाफ रण करना बहुत जरूरी है। रण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, गर्व से कहो हम संविधानवादी हैं। एक बात तो बताओ प्रोफेसर साहब, आपकी जो मोहब्बत की दुकान थी वो काम नहीं आई। मोहब्बत की दुकान बदस्तूर चल रही है, ईवीएम पे आपने लास्ट में आते आते ईवीएम का एक ऐसा गांव जहां पे बीजेपी का वोट ही नहीं था, वहां 800 वोट पड़ रहे हैं बीजेपी को और 2 वोट पड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन को, तो हम क्या बोले। और ऐसे तो सैकड़ों गांव हैं जहां बीजेपी का नाम लेने वाला आदमी नहीं है और वहां इंडिया गठबंधन को 2 वोट मिल रहे हैं। तो प्रोफेसर रमनेश यादव, एक बात बताइए, आपका अगर ईवीएम में इतनी सारी बुराइयां थी, इतनी सारी दिक्कतें थी, तो पहले से विरोध क्यों नहीं करा इतने दमदार तरीके से, जितना दमदार तरीके से आपकी पार्टी के अध्यक्ष अब कर रहे हैं रामलीला मैदान से? साहब, एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। और हमारे देश में अगर मान लीजिए हम पहले से विरोध करते तो बीजेपी वाले लोग और आप जैसे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो संजीदगी से चीजों को लेते हैं, आप लोग यही कहते कि आप तो नाकारे लोग, निकम्मे लोग हो, आप लोग संघर्ष नहीं करना चाहते हो, इसलिए सीधा ठीकरा ईवीएम पे फोड़ रहे हो। अब 10 साल हमने संघर्ष करके दिखा दिया। कितना ही संघर्ष कर लो, कितनी जनता के मुद्दे उठा लो, हरियाणा चुनाव देखो, महाराष्ट्र चुनाव देखो, लोकसभा का चुनाव देखो,
कहीं भी मोदी जी के सभाओं में भीड़ नहीं थी। मोदी जी का नाम लेने वाला कोई नहीं था, बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं था। ऐसी ऐसी जगह बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत रही है, तो ये ईवीएम की साजिश नहीं है तो और क्या है। आपकी मेहनत को ईवीएम ने तख्त खा कर गया, दिया। बिल्कुल खा गया, अजगर की तरह डस गया ईवीएम, बिल्कुल निगल गया। अब मतलब फाइनल हो चुका है कि अब जो कुछ भी है ईवीएम है। वही है, ईवीएम के खिलाफ ही रण होना है, चलिए, संविधान हमारे- बचाना है तो ठीक ईवीएम है। के खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा। ओके, हमारे साथ इंजीनियर साहब भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ईवीएम ही सारी राड़ की जड़ है इनके हिसाब से। नहीं, ये कहना तो गलत, पूरी तरह से ये कहना तो गलत है कि सारी राड़ की जड़ ईवीएम है। 2014 में केंद्रीय सत्ता जो थी कांग्रेस के पास थी, उस समय भी तो जीते थे ये, तो फिर कैसे जीते थे। तो सारी राड़ की जड़, ये कहना अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने के बराबर है कि नहीं जी ये सारे फसाद की जड़ ईवीएम, सारे फसाद की जड़ नहीं है। पर हाँ, चुनावी प्रक्रिया को निश्चित रूप से प्रभावित करने वाली ये ईवीएम व्यवस्था है। इस ईवीएम की व्यवस्था को नहीं होना चाहिए। ये पूरी तरह से, मैं कम से कम ये मानता हूं कि ईवीएम के मार्फत गलत लोग अगर सत्ता पर काबिज हो जाएंगे तो पूरी चुनावी प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं बिना लोगों के नोटिस में आए हुए। ठीक है। जबकि पिछले 5 साल 6 साल से एक गांव का अनपढ़ वोटर भी जानता था कि ईवीएम के बारे में। गांव में अगर जाइए तुरंत बोलते थे वो कि अरे ये ईवीएम जब तक है तब तक, ईवीएम के है तब तक हम जीत नहीं सकते। ठीक है, उन्हें मालूम था। लेकिन आज जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, उनको इतने दिनों के बाद पता चला अच्छा कि ईवीएम। उत्तम जी, दर्शक बिल्कुल सीधी सीधी बात पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर नेता की तरह बात करेंगे, क्योंकि आप तो इंजीनियर हैं, आपको तो अपना इस विषय में पूरी जानकारी है। बिल्कुल। और दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ हो सकती है या नहीं। निश्चित रूप से किसी भी टेक्निकल कंप्यूटर को अच्छे से अच्छा इंजीनियर हो, उसके प्रोग्रामिंग वायरस आ जाता है, कभी उसकी प्रोग्रामिंग चेंज हो जाती है, रोज हम नए नए अपडेट आते हैं, कहीं कहीं और से कंट्रोल होता है वो। तो ठीक है। किसी भी बड़े से बड़ा टेक्निकल इंजीनियर हो, उसके अंदर का सॉफ्टवेयर, उसके अंदर का किस पाथ में जा रहा है वो नहीं जान सकता। इसीलिए इसको निश्चित रूप से कंट्रोल किया जा सकता है। और यहां तक कि बूथ कैप्चरिंग का सबसे आसान माध्यम यह है। इस बात को अभी जो पिछले चुनाव हुए हैं उसमें आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। समझिए कि कोई भी आदमी वोट डालने नहीं आया है, वहां पर 3 यूनिट, उसमें 3 हिस्से होते हैं इसके, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट। ठीक है। एक आदमी कर्मचारी बैठा हुआ है, उसने कंट्रोल यूनिट को रीसेट किया, यहां पर एक आदमी और चाहिए उसको, उसने बैलेट यूनिट प्रेस किया, वोट दिया, अगले ने फिर रीसेट किया, उसने फिर उंगली दबाई, फिर रीसेट किया, फिर वोट दबाया। किसी तीसरे आदमी की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए अभी कुछ विपक्षी नेता जो टेक्निकली थोड़े ज्यादा साउंड हैं, वो ये बात जानना चाहते हैं कि एक ही उंगली से उसको आप फॉरेंसिक जांच करवाओ उस मशीन की कि कितनी उंगलियां इस्तेमाल हुई, ये बात जानी जा सकती। आप ये तो नहीं जान सकते कि कितने लोग वोट डालने आए, पर कितनी उंगलियों ने, ये बात वो फॉरेंसिक तो उससे ही पता चल जाएगा कि कितनी उंगली उससे टच करी हुई है। है। तो जब उंगली टच हुई है तो सेम बात है कि आदमी टच हुए, तो इतने लोग आए। आखिरी के 2 घंटे में वोटिंग बहुत ज्यादा हुई ठीक है ना। तो इससे पता लग रहा है कि आखिरी में ऐसा क्या जादू हो गया था। तो ये एक तो क्या है कि हमारे यहाँ के लोग चुनावी प्रक्रिया को बहुत बारीकी से समझते नहीं है। जो चुनावी एजेंट होते हैं उनको भी कोई जानकारी नहीं होती है। जो एजेंट, काउंटिंग एजेंट होते हैं, उनको भी एक तो वैसे ही दूर रखा जाता है, और उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी, टेक्निकली वो लोग उतने साउंड होते भी नहीं है। ठीक है। मैंने एक बार इसी प्रक्रिया को जानने के लिए खुद एक बार में पोलिंग एजेंट बना था। ठीक है। और मैंने वहां पर, जब उन्होंने मुझे देखा, जो दूसरी पार्टी के लोग थे, उन्होंने जैसे आप किस पार्टी से है, उन्हें लगता था कि ये तो पता नहीं, ये तो हमारे जैसी आदमी है, किस पार्टी से। मैंने कहा मैं इस पार्टी से हूं। एक ही पार्टी से बन सकता है एजेंट तो। अरे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही वहां का सीईओ मेरे पास आ गया, केवल मुझे डाउन करने के लिए। उसने कहा नहीं, कोई 6 कमरे थे वहां पोलिंग सेंटर में, 6 पोलिंग बूथ थे। कहा कि नहीं, कोई पोलिंग एजेंट अंदर नहीं बैठेगा। उनको सबसे, तो मैं बहुत बारीकी से नजर रख रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई अंदर बैठेगा ही नहीं, सब बाहर बैठेंगे। फिर कैसे काउंट करेंगे इसको? अगर थोड़ा बारीकी से कोई पोलिंग एजेंट अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाए और वो जानता हो, तो हर आदमी जो वोट डाल रहा है वो मार्क करता जाए वोटिंग लिस्ट देके, ये आदमी आया, तो उससे भी पता लग सकता है कि कब कितने वोट पड़े, कितना टाइम लगा, कहां से कितने वोट पड़े। अब जो आप चर्चा आपने सुनी होगी, आप मेरे ख्याल से बाहर थे, अभी इंडिया आए हैं वापस, तो आपने सुना होगा कि वोट परसेंटेज का जो खेल हुआ है उसमें बहुत ज्यादा सवालिया निशान लगा हुआ है। ये बहुत बड़ी हाँ बात है, हाँ हाँ। बिल्कुल। तो उसमें आप क्या मानते हैं? अगर आपसे निष्पक्ष पूछा जाए तो उसमें क्या, जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं, तो उसमें ऐसी गड़बड़ हो सकती है या नहीं? बिल्कुल हो सकती है।
बिल्कुल हो सकती है। ये प्रोग्रामिंग को मशीन बनाने वाले डिजाइनर और उन्होंने क्या व्यवस्था कर रखी है। इसीलिए तो आजकल चंद्रमा पर जाते हुए जो वहां ग्रह है उसको भी आप यहां से सिग्नल देके कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो बड़े बिल्कुल निश्चित रूप से की जा सकती है। इसीलिए जो देश तकनीकी रूप से बहुत आगे हैं उन्होंने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। उन्होंने अपने यहाँ इस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। हमारे साथ बड़े इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि हाँ गड़बड़ हो सकती है, और बड़े बड़े जो संपन्न देश हैं, बड़े देश हैं, उन्होंने अपने यहाँ ईवीएम को बैन कर दिया है। सीधा सीधा बैलेट पेपर से वहां पर चुनाव होता है। प्रोफेसर रमनेश यादव इंजीनियर साहब का भी साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। देखिए सांच को कैसी आंच, अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो जो टेक्निकल लोग हैं, जो निष्पक्ष लोग हैं, वो लोग इस बात को स्वीकारेंगे। और दूसरी इसमें जो अहम बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी तंत्र इसके बचाव में क्यों लगा हुआ है, क्यों चुनाव आयोग को बार बार स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है कि नहीं हम निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं। अगर आप निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं तो अगर इस तरह की कोई भी गलत हरकत आपको दिखती है, किसी बूथ पे कहीं कोई शिकायत दिखती है, तो उसके लिए इतना हल्ला हमें क्यों काटना पड़ता है। एक मैं बात यहां पे कहना चाहूंगा, अखिलेश यादव जी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर वो सारी की सारी सीटें जीत जाए फिर भी वो ये कहेंगे कि नहीं साहब ईवीएम में घपलेबाजी है। और इस बार यूपी उपचुनाव में हमने देखा कि अखिलेश यादव जी ने टैग कर करके पूरा शासन प्रशासन की बदमाशी का पर्दाफाश किया है। और पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि अखिलेश यादव जी के टैग करने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग को संज्ञान लेना पड़ा। मेरे ख्याल से पुलिस वाले बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इस बात के तो ये बात तो हम भी कह सकते हैं कि इलेक्शन के दौरान में जिस तरीके से सक्रियता अखिलेश यादव ने दिखाई है, ऐसी शायद और किसी दूसरी पार्टी के नेता ने नहीं दिखाई। सादा रिजवी जी, अखिलेश यादव की जो सक्रियता है, जो चुनाव में उपचुनाव में देखने को मिली है, क्या आपको ऐसा पहले किसी दूसरी पार्टी के नेता में ऐसा उत्साह देखा? देखिए, अखिलेश यादव बखूबी अपने एक विपक्षी नेता होने का परिमाण दे रहे हैं, और परिमाण उन्होंने सब तरीके से दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईवीएम के जरिए जो धांधली की जा रही है वो धांधली लोगों के सामने है, बल्कि आप सीधा सीधा धांधली कह रहे हैं? बिल्कुल धांधली इसलिए है क्योंकि बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई हैं और अखिलेश यादव ने खुद टैग की है। मैं क्या कह रहा हूँ, पूरा देश देख रहा है। जो आपने परसेंटेज की बात की, 3 बजे तक महाराष्ट्र चुनाव में 60% वोट नहीं थे, बहुत कम परसेंटेज से वोटिंग थी, और 2 घंटे के अंदर अंदर बड़ी तेजी से वोट परसेंट आ जाते हैं, यानी 60+% वोटिंग हो जाती है। तो वहां पर जो इंजीनियर साहब कह रहे थे कि उंगलियों की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, तो उंगलियां तो इन्हीं की चल रही हैं जो घपलेबाज हैं, और उंगलियां तो उनकी चल रही हैं जो एएसआई के एजेंट हैं। एएसआई जो एजेंसी है ना, उसमें जो एजेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी उंगलियां चल रही हैं। ईसी में जो एजेंट हैं उनकी उंगलियां चल रही हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन हो, चाहे एएसआई हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, हर व्यक्ति, हर अधिकारी बेईमानी के तरीके से काम कर रहा है, कुछ एक लोगों को छोड़कर। और जो कुछ एक लोग हैं वो खौफ के साए में अपनी नौकरी कर रहे हैं। खौफ के साए में नौकरी कर रहे हैं। सादा ब्रिज में एक और सवाल है। एक सवाल ये कि आज की डेट में अगर विपक्ष अडानी पर सवाल उठा रहा है तो लोकसभा में आप देखोगे तो बिल्कुल स्थगित करी जा रही है, और बीजेपी के लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे सीधा हमला उनके ऊपर हो रहा है, जबकि अडानी के विषय में बात हो रही है। वो देश के उद्योगपति हैं, उस पर उन पे सवाल अगर कोई है तो कोई भी उठा सकता है। बिल्कुल, आपने देखा होगा राजा की जान तोते में जब होती थी, पुराना एक धारावाहिक भी था और कहावत भी है, कहानी भी है। तो राजा की जान तोते में होती थी। अब तोते की गर्दन अगर आप मरोड़ेंगे तो राजा को तो दुख होगा। तो राजा क्या कहना चाह रहे हैं? तो अडानी जो है वही तोता तो है, और विपक्ष ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देश अडानी के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, कार्यवाही कर रहे हैं, बल्कि चाहते हैं कि उन्हें जेल में डाल दिया जाए। अगर हिम्मत है, अडानी इतने साफ हैं, तो अमेरिका जाकर दिखाएं, केन्या जाकर दिखाएं, और बांग्लादेश जाकर दिखाएं। बल्कि उन्होंने जो पैसा दिया था, कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं कांग्रेस शासित प्रदेश, जिन्होंने अडानी जी ने उनको डोनेशन दी थी, वो डोनेशन भी कांग्रेस शासित प्रदेशों ने वापस कर दी है। यह प्रमाण है कि हमें बेईमानी का पैसा नहीं चाहिए। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान के साथ साथ एक और संदेश देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, और वही इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं अखिलेश यादव,
उन्होंने भी यही संदेश दिया है कि हमें बेईमानी की सरकार नहीं चाहिए, बेईमानी का पैसा नहीं चाहिए। शादाब रिजवी, हमारे जो दर्शक हैं वो ये सोचेंगे कि आप बीजेपी के उसके कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप इस तरीके से आप बात रख रहे हैं। हालांकि मैं किसी कांग्रेस को या बीजेपी को या समाजवादी पार्टी को समर्थन नहीं करता हूं, मैं इस देश को समर्थन करता हूं और देश के संविधान को समर्थन करता हूं। आज अगर मेरे आपको सुर विरोधी नजर आ रहे हैं तो ये सुर इसलिए विरोधी नजर आ रहे हैं क्योंकि देश के संविधान पर हमला हो रहा है। लोकतंत्र क्या है? देश का पर्व है। और आज अगर मतदाता किसी जगह वोट डाल के आता है और उसका वोट गायब हो जाता है, तो आपको याद होगी कांग्रेस के समय में एक मूवी बनी थी, कुछ राइट विंग से प्रेरित डायरेक्टर्स ने एक मूवी बनाई थी पीपली लाइव, और उसका गाना था सखी सैया खूब कमाते हैं और महंगाई डायन खाए जाते हैं। वो गाना मैंने बदल दिया है। अब आप क्या कर दिया? दर्शकों को बताइए, वो गाना बताइए। वो गाना ये बदल दिया है कि हमारे देश का जो नागरिक है, मतदाता है, वो वोट डाल के आता है, तो वो गाना ये बदल दिया है कि देश का नागरिक, देश का मतदाता तो वोट डाल के आते हैं, लेकिन ईवीएम डायन खाए जाते हैं। ओहो, देश का मतदाता तो मत डाल के आते हैं, लेकिन ईवीएम खाए जाते हैं, डायन खाए जाते हैं। भाई डायन की संज्ञा। भाई देखिए, जो आपने अभी एक सवाल किया था शादाब जी से कि आप बीजेपी के एजेंट ना हो के सपा के एजेंट हैं या कांग्रेस के एजेंट हैं, तो मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूं कि आम नागरिक, अगर वो आम नागरिक भी है तब भी उसको पूरा हक है सरकार से सवाल करने का, और हर आम नागरिक को सरकार से सवाल करना चाहिए क्योंकि वो वोट डालता है, वो टैक्स देता है, चाहे वो टैक्स प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से हो। आप अगर हवा ले रहे हो, पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, तब भी आप देश को टैक्स दे रहे हो, और आपकी जो चुनी हुई सरकारें हैं वो आपके टैक्स के पैसे से चल रही हैं। तो सवाल करना भी आपका हक है, चाहे आपने बीजेपी को वोट दिया हो, लेकिन अगर गलत है तो उसके खिलाफ उठिए, सवाल कीजिए, क्योंकि आपके बच्चों की पढ़ाई महंगी हो रही है, आपके बुजुर्गों की दवाई महंगी हो रही है, आपकी जो युवा पीढ़ी है उसकी कमाई आधी हो रही है, बहन बेटियों के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, और किसानों के लिए खेत की करना इस समय दुश्वार होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा डीएपी के लिए कितनी लंबी लाइन लगी रही, पानी का हाल देख लीजिए यूपी में, बिजली का हाल देख लीजिए यूपी में, महंगी हो गई है। तो आम आदमी का जीना दूबर हो चुका है, और उस पर आग में जो कहते हैं ना घी का काम, वो कर रही है ईवीएम मशीन। आग में घी का काम कर रही है ईवीएम, और महंगाई से लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, किसान परेशान है, डाई मिल नहीं पा रही है, खेत बू नहीं पा रहे हैं। किसानों के लिए भी बहुत बड़ी सिरदर्दी बनी हुई है। ये बात तो जायज़ है, किसान परेशान है, और हमने कई बार इस मुद्दे को उठाया है, और बीजेपी के नेता हालांकि आते हैं, अपनी बात रखते हैं और निकल जाते हैं। आप इन सारी बातों को कैसे लेते हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। नमस्कार।